बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहतसाब। मैं हूं सामा तीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी आइनी अदालत के हवाले से, जिसके 6 जजेस की तकर्री और 3 ने हलफ उठा लिया है। इस हवाले से बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिननुल्लाह के बैक वक्त इस्तीफ़े क्या वाज़े पैगाम दे रहे हैं। अदालती आज़ादी पर हमले के ख़िलाफ़ इसको मुज़ाहमत समझा जाए और ये कोई एक नया जो है वो बहरान सामने आ रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा हमारा जो मौजू होगा वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद से जो दहशत गर्दी बढ़ी है इसके ऊपर बात करेंगे, और साथ ही साथ जो तिजारत ख़त्म हो रही है उसका इम्पेक्ट क्या आएगा दोनों मुल्कों पे, वे आउट क्या है, इस पर बात की जाएगी। और तीसरा, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी की एक लहर, नई लहर जो आई, जिसके अंदर आप कह लीजिए कि IG पंजाब ने सूबा भर की जो सिक्योरिटी है उसको भी बढ़ाने का हुक्म दिया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में नसीर वाघा साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला मलिक साहब, सीनियर वकील तजियाकार, हमारा साथ दे रहे हैं स्टूडियोज़ में। सर, आपका शुक्रिया। मैं वाघा साहब आपकी तरफ बढ़ूँगा और आपसे जानना ये चाहूँगा कि किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त जो एक वफाकी आइनी अदालत के हवाले से मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, जजेस का आप देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स किस किस्म का आ रहा है। क्या समझते हैं कि कोई एक नया आइनी बहरान जो है वो खड़ा हुआ है? देखिए, हमें ना तस्वीर के दोनों रुख देखने पड़ेंगे। एक तरफ तो मेरा ख्याल है, और कुछ लोग भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर जो प्रेशर था आइनी केसेस का, वो कम होना चाहिए, और आवाम के जो केसेस हैं, जैसे कि बार बार पाकिस्तान की तारीख़ में ये आ रहा है और दुनिया भर में ये बात मशहूर हुई है कि हमारी अदालतों में जो कई साल, बल्कि 20-20, 25-25, 40-50, 100 साल तक मुकदमात जो हैं उनका फैसला नहीं होता। आइनी अदालत बनने से एक तरफ तो ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो आइनी मामलात जो बहुत ज़्यादा टाइम तलब थे, उनके लिए अलहदा एक स्पेशलाइज्ड अदालत, मैं कहूँगा कि वो जजेस जो हैं वो अलहदा ये सारे केसेस सुनेंगे, और उन पर अब वो बोझ नहीं होगा जो नीचे से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते थे। इस हवाले से तो ये एक अच्छा इकदाम है। बिल्कुल सही। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम यहाँ आ गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनमें से जब पिक एंड चूज हुआ, और हाई कोर्ट के जजेस से जब पिक एंड चूज हुआ इस आइनी अदालत के लिए, तो यहाँ पर आके थोड़ा सा मामला ख़राब होना शुरू हो गया, जिस पर बहुत सारे बड़े सीनियर जो जजेस हैं उन्होंने बड़ा एतराज़ किया, और वहाँ आके मामला गड़बड़ होना शुरू हो गया। होना तो वैसे नहीं चाहिए था, अगर ये सारा कुछ मिलजुल के एक दूसरे के साथ मशवरे से तय होता। अब कहा ये जा रहा है, बहुत सारे जजेस ये कह रहे हैं कि देखिए जी, आइनी अदालत में जिन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है वो ही मेरिट पर नहीं है। ये बहुत सारे जजेस का कहना है, और वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ ले रहे हैं जी, कुछ हाई कोर्ट से ले रहे हैं। और हम ख्याल, एक लफ्ज़ अजीब व गरीब इस्तेमाल हो रहा है कि जो आइनी अदालत के सरबराह बने हैं अमीनुद्दीन खान, उनके इख्तियार में है कि वो कौन सा जज लेंगे और वज़ीर आज़म की मुशावरत के साथ मुकम्मल करेंगे आइनी अदालत को। अब यहाँ फिर आ गई अपनी मर्जी, डिस्क्रिशन आ गई। चीफ, एक किस्म के वो चीफ जस्टिस हैं आइनी अदालत के, तो वो अपने हम ख्याल लोगों को लाएंगे। एक तो ये देखिए ना कि आज चंद जजेस ने हल्फ उठाया। हम तो ये सोच रहे थे कि 13 के 13 जजेस आ जाएंगे, इसका मतलब है अभी उनको अपने हम ख्याल जजेस ढूंढने में वक्त लगेगा। ये चीज़ें जो है ना, ये शक व शुबहात पैदा करती हैं। बिल्कुल सही। जब आपने आइनी अदालत बना ही ली तो फिर आप थोड़ा सा इंतज़ार करके पहले तमाम जजेस का फैसला कर लेते, उसके बाद सब लोग मिलजुल कर हल्फ उठाते, और प्रॉपर एक मुकम्मल जो आइनी अदालत है वो तश्कील पा जाती। ये एतराज़ है कुछ जजेस का भी और कुछ सीनियर वकला का भी। असल में हम लोग तो एनालिस्ट हैं, देखिए हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम अदालत के या किसी चीफ जस्टिस के किसी भी फैसले पर एतराज़ करने वाले कौन होते हैं? तो हमें, हमारी तो बड़ी एक मखसूस क्लैरिटी मिल जाए कि हो क्या रहा है। बिल्कुल सही है। मलिक साहब, वाघा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जजेस की तकर्री पर बात की है। आप समझते हैं कि इस 27वीं आईनी तरमीम से अदलिया को
जो एक तासुर दिया जा रहा है कुछ हलकों की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से, कि कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। डू यू एग्री कि ऐसा है? देखिए, मैं तो आपने कहा 27वीं आईनी तरमीम, मैं कहता हूँ ये 27वीं आईनी तदफीन है। इस तरमीम के साथ आइन को दफन कर दिया गया, क्योंकि आइन की जब रूह ही नहीं रहेगी तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए, जमहूरियत में सबसे पहले, आइन में सबसे पहले तकाजा किसका होता है? जमहूरियत का। और जमहूरियत में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं, जो सिविल लिबर्टीज़ होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है अदलिया। और आपने देखा होगा 27वीं आईनी तदफीन में जो अवाम के हकूक़ हैं, मसलन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक इख्तियार था 184(3) का, 26वीं आईनी तरमीम में उसको ख़त्म करके एक कमेटी बना दी गई थी। अब वो पूरे का पूरा इख्तियार भी वो ले लिया गया। अब देखिए बात सुने, पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि बिल आखिर इस आइनी तरमीम या तदफीन की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? कौन से ऐसे मसाइल थे जो पाकिस्तान के सूबों को या वफाक को दरपेश थे, उसके लिए आइनी कोड बनानी ज़रूरी थी? हाँ, पीपल पार्टी का एक तकाजा ज़रूर था कि जो 2006 में COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसका एक शिक ये भी थी कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम फेडरल आइनी कोड बनाएंगे। वो एक बात सही है। या ये भी पीपल पार्टी का तकाजा था कि जो जजेस की जो एज है वो 68 ईयर होनी चाहिए। लेकिन इस आइनी तदफीन के साथ ऐसा क्या बना कि आपको अमीनुद्दीन को ही लाना पड़ा, या एक लिबरल सोच वाले जो उनके लाए थे उनको ही लाना पड़ा? या दूसरी एक अहम बात यह है कि क्वेश्चन उठता है, जैसे वागा साहब ने कहा कि बिल आखिर इसमें अवाम का क्या फ़ायदा है? देखना, आइनी जो कोड बन गई है इससे तो आइनी मसाइल हो जाएंगे ना। बाकी जो मसाइल सिविल लिटिगेशन है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, वो तो सारी की सारी वैसी ही है जिस तरह वागा साहब फरमा रहे थे कि जब दादा केस फाइल करता तो पोता जाके भुगता था, तो वो तो मसाइल वैसे के वैसे रहेंगे। फिर आपने देखा कि इस आइनी तदवीन में जो इंडिविजुअल हैं उनको क्या क्या फ़ायदा हासिल है। मसलन सदर पाकिस्तान को बिल्कुल जो एक गैर आइनी तरीका है, गैर अखलाकी है, गैर पार्लिमानी है, गैर इस्लामी है, कि उनको ताहयात इम्यूनिटी दे दी गई है। उसके साथ जो जजेस का अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है वो वैसा ही है जैसा कि आप किसी एग्जेक्टिव को इलेक्ट करते हैं। हाँ, एग्जेक्टिव के पास भी इतने इख्तियारात होते हैं कि अगर कोई सेक्रेटरी आपकी बात नहीं मानता तो आप उसको सूबा बदर कर देते हैं या OSD बना देते हैं। लेकिन उसको आप ये नहीं कहते कि आप इनकार करोगे तो आप घर चले जाओगे। जहाँ पर ऐसा है, मसलन बाबर सत्तार को या किसी और जज को अगर आप कहते हैं कि आपने जाके बलूचिस्तान में जाकर 2 साल गुजारने हैं, अगर वो कहता है कि मैं नहीं जा सकता, तो आप ये तस्वर किया जाए कि वो घर चला गया। ये जो लटकती हुई तलवार है ना, इससे जो मसाइल पैदा होंगे वो मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है और आइन के लिए भी बेहतर नहीं है। तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि इसमें आपने एक शख्स को, फ़र्द वाहिद को एक कुली इख्तियारात दे दिए हैं और आपने कहा कि इसका जो ओहदा है वो 5 साल, जब नोटिफिकेशन हो जाएगा उससे 5 साल का शुरू हो जाएगा। तो ये जो रविश है मेरे ख्याल के दार, चलें हम कहते हैं कि इस पर बाद लोग कहते हैं कि बात नहीं करनी चाहिए, उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन आइन का आपने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। जब आपको याद होगा कि जब 18वीं तरमीम हुई थी 2010 में, तो कई दिनों तक वो तसलसल चलता रहा था। एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी, डिस्कशन हुई, सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व हुई, मीडिया के लोग इन्वॉल्व हुए, और बिल आखिर बड़े तंदो तेज जुमलों के बाद एक कंसेंसस के साथ। अच्छा, मलिक साहब, जब आप कहते हैं कि आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है, तो इससे क्या मुराद ली जाए कि कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए, जैसा आइन 73 का वैसे सारा बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि इतनी जल्दी क्या थी? अभी चंद दिन गुजरे हुए थे कि आप तो पूरे हुए ना, सारे पूरे हुए, उसके अंदर जिसने पास करनी, जिसने पेश करनी है, वो सारा कुछ तो आपका क्वेश्चन अपनी जगह बड़ा वैलिड है। या तो फिर इसका तरीका चेंज कर दिया जाए, सिविल सोसाइटी को मौका दिया जाए, बाकी लोगों को मौका दिया जाए। देखिए, अगर आप मेरिट की बात करें ना, तो इस जो हुकूमत का जो लेजिटिमेसी है वो अंडर क्वेश्चन है। देखो ना, 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया था, अभी वो लेजिटिमाइज थी, अभी वो डिस्कशन में थी कि आपने 27वीं तरमीम लिया है। देखिए, जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे वो किस तनाज़र में हुए थे, फिर किस तरह एक पार्टी से सीटें छीनी गई, मांगी तांगी पार्टी 2/3 अक्सरियत दी गई। देखिए, जब तक एक सुपरमेसी नहीं होगी, और फिर अगर आप जूरिस्ट से पूछे ना, जिस तरह मकतूब अली खान साहब हुकूमत के ही वकील थे, हुकूमत के ही केस लड़ रहे थे, अब उनसे पूछे तो वो भी यही कहेंगे कि आपने गलत किया। बड़े बड़े जो जूरिस्ट हैं, जो साहब जजेज हैं, उन्होंने भी इसको तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, इसलिए बनाया है कि जिस जल्दी में आपने सब कुछ बुलडोज किया है, जिस तरह आपने जजेस पर तलवार लटका दी गई है। मसलन एक और मैं आपको बात जहाँ बताता चलूँ, देखिए, यही जजेस जब बदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, तो यही जजेस
قاضی فائز صاحب اور 5-6 کا ایک ٹولہ جسے ہم کہتے وہ لوگ کہا کرتے تھے، اور حکومتی جو اس وقت کے لوگ تھے وہ ان کو بڑی سراخوں میں بٹھاتے تھے. آج انہی ججز نے جب اختلاف رائے کیا تو رانا ثناء اللہ صاحب کی لینگویج دیکھ لیں، وہ فیصل واؤڈا جو ہے اس کی لینگویج دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح ان کو پولیٹیسائز کیا. میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. واقعہ صاحب یہ بتائیے گا، ایک بیان ضرور ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ترامیم پر 2 ججز کا ضمیر جاگا، جب ہم سے سیاسی انتقام لیا گیا تو کسی کی غیرت نہیں جاگی، اور ساتھ حوالہ دیا کہ نواز شریف کو نااہل کرنے کا قرار دینے کا جرم اسی عدلیہ کا تھا. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس آئینی عدالت کے قیام کے بعد جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی وزیر اعظم کو نااہل قرار نہیں دیا جائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جتنے بھی یہ آئینی معاملات جس کو ہم ماضی میں فیس کرتے رہے ہیں، جو آپ سمجھ لیں کرائسس آتے رہے، وہ ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیے، جب ججز ہی وزیر اعظم اور پارٹی کی مرضی کے ہوں گے تو پھر وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجا جا سکے گا، ورنہ تو بھیجا جا سکے گا. یہ بات نہیں ہے کوئی قانون میں ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جی بھیجا نہیں جا سکے گا. آئینی عدالت کے پاس بہت بڑا اختیار ہے، اور ان کا جو چیف ہے اور ان کے جو بھی بینچز بنیں گے ان کے پاس بہت اختیارات تو ہوں گے، اور وہ بالکل وزیر اعظم کو بھیج سکیں گے. میں دوبارہ یہ بات دہرا رہا ہوں کہ اگر وہ ہوں گے ہی اپنی مرضی کے، اپنا پک اینڈ چوز ہوگا، تو وہ وزیر اعظم کو کیوں بھیجیں گے؟ اب آپ مثال دیکھیں نا، برا تو مانیں گے بہت سارے لوگ، اور ڈر ڈر کے بات ہم کرتے ہیں کہ امین الدین خان ہی کیوں، جو ویسے ہی جس کی نوکری مدت عامر ہاشم خان کوانی صاحب نے جوائن کیا، ان کو ویلکم کر لوں. بہت شکریہ عامر ہاشم خان کوانی صاحب. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. واقعہ صاحب ذرا بات کمپلیٹ کر لیں سر. اچھا دیکھیں، امین الدین خان صاحب بڑے ہی قابل عزت، قابل احترام ہیں ہمارے لیے، لیکن دیکھیں جب ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی، چند دن کے فاصلے پہ تھے، آپ نے ان کو پھر دوبارہ لا کے کہا جی آپ اتنے سال کے لیے دوبارہ آئینی عدالت میں آ جائیں. تو بھئی آئینی عدالت میں پھر وہ ججز لے کے آتے نا، ایک تو ریٹائر نہیں ہونے چاہیے تھے، جو میں سمجھتا ہوں بالکل حاضر سروس، اور جن کی پراپر مدت ملازمت ابھی اتنی رہتی ہوتی. اس کا مطلب ہے ان کو ایسے ججز ملے ہی نہیں. اگر وہ ایسے ججز ڈھونڈنے لگیں یا انہوں نے کوشش کی ہوگی تو وہ ان کے ہم خیال نہیں ہوں گے. انہوں نے سوچا کہ ہمارے ہم خیال تو صرف امین الدین خان صاحب ہیں، لہٰذا اگر وہ ریٹائر ہو بھی رہے ہیں تو جناب ایک ایسا کام کرتے ہیں، لیں جی نئی عدالت، نیا چیف جسٹس، اور پھر الف سے شروع، دوبارہ ان کو زندگی دے دے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے جو دوسرے عوام ہیں نا، یہاں تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں 60 سال ہو گئے ہیں نا، 60 سال کے بعد آپ ایک دن بھی نوکری نہیں کر سکتے واپڈا میں، باقی تمام ملازمت جو ہے ریونیو میں، کہیں بھی کسی بھی جگہ میرٹ سب کے لیے، میرٹ سب کے لیے. تو آپ مجھے بتائیے پھر ایک دم ججز کے لیے میرٹ کیسے بدل گیا؟ آپ نے کہہ دیا جی 60 سے کبھی 65 سے 68 کر دیا. بھئی 68 ایئرز، آپ سوچیں اس وقت، میں سوری ٹو سے، بندے میں رہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے سینسز، اس کی پاور، یا پھر وہی والی بات ہے کہ باقی ساریوں کے لیے بھی وہی کریں نا، سب کے لیے وہ کریں. میں ذرا عامر خان کوانی صاحب کو میں پروگرام میں شامل کر لوں. سر پھر آتا ہوں میں آپ کی طرف. کوانی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. کوانی صاحب آپ کس طرح سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ آئینی عدالتوں کے 3 ججز نے صرف حلف اٹھایا ہے، کیا کوئی اندرونی اختلافات ہیں، ججز نہیں مل رہے، کیا معاملہ آخر لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہرحال ججز کے حلف تو اٹھا ہی لیں گے، ظاہر ان سے بات کر کے کوئی سبق کیا گیا ہوگا، لیکن یہ جو بھی ہوا ہے اس سے کوئی امپریشن اچھا نہیں پڑا، کوئی امپیکٹ اچھا نہیں پڑا. اور اتنی بڑی جو میجر امینڈمنٹ کرنے جس طرح کی مشاورت ہونی چاہیے تھی، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. تو اس طرح میرا، اور اس پہ تو اچھی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت مایوسی ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، لیکن عدلیہ کو بارہ ڈیمیج تو کیا ہے اس نے نا. دیکھیں سپریم کورٹ کا پورا نقشہ ہی بدل گیا ہے، لیکن فیڈرل کورٹ جو ہے وہ اس سے ایک طرح سپر درجہ اس کا ہو گیا ہے. اور اس میں جب ججز کی جبری ریٹائرمنٹ کی 2 سے 3 اس میں آپشن اس میں آ گئی ہیں. اور یہ ججز کی یعنی جبری ریٹائرمنٹ والی بات تو کہیں پہ دنیا میں کہیں پہ بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری میں نہیں ہوتی. تو یہ ساری یہ باتیں ایسی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں 65 ایئر سپریم کورٹ کی ججز کی ریٹائرمنٹ ایج ہے، اس کی 68 ایئر کوئی اس کی لاجک نہیں تھی. صرف ایک ہی لاجک سمجھ آ رہی ہے کہ جناب جسٹس امین الدین خان صاحب جو فاضل ہمارے جو جن کو بنایا گیا ہے وہ شاید ان کو فائدہ اس سے 68 کریں. تو کوئی لاجک نہیں ہے کہ جب وہ 65 ہے تو یہاں 68 کیوں ہے. بہت سارے سوال ہیں کہ کسی سوال کے جواب نہیں ہے. مطلب میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ترمیم کوئی امینڈمنٹ یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، ہو سکتی ہے،
मतलब उसका यानी एक पूरा मौजूद होती है पोजीशन, लेकिन कोई ऐसा कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए ना, कोई एक तरीका होना चाहिए उसका, उसमें कोई इसमें डिबेट हो और उसका मकसद अदलिया में इस्लाहात लाना, कुछ चीज़ों को बेहतर करना हो, कोई खास पॉलिटिकली बेस्ड एजेंडा ना हो, जिस तरह चीजें ना हो। तो ये तो सारा कुछ बहुत कुछ ऐसा है कि जो मतलब कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसको कोई वो कर सकता है, जस्टिफाई कर सकता है। ये बहुत ही कमजोर है, हर चीज इतनी कमजोर है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझता कि किसी के पास ही कोई जवाब है। तो जो जस्टिफाई करने लोग कर रहे हैं, जिनकी मजबूरी है बेचारों की पुराने दहात के, वो भी आपने देखा है कि बड़े एक शर्माए थे और तो बात बन नहीं पा रही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं खाकवानी साहब वापस आता हूँ। मलिक साहब आपसे मैंने आप जो पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे वो ज़रूर कीजिए, लेकिन वागा साहब ने भी जिस तरह से कहा ना कि अगर अपनी मर्जी के जज आप लेके आ रहे हैं तो आप कह लें कि साथ ही आपका वज़ीर आज़म घर नहीं जाएगा। मेरा सवाल ये है सर, बड़े अदब के साथ और बड़े डरते डरते, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी तो एफिलिएशन हमने देखी, माजी के अंदर भी हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी, तो फ़र्क क्या होगा दोनों में? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं वागा साहब ने जो कहा मैं बिल्कुल उससे अप्रिशिएट करता हूँ, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिल आखिर आपको 68 ईयर्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और फिर आपको अमीरुद्दीन के ही चॉइस क्यों करना पड़ी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक मुकद्दस दस्तावेज़ है, और ये शहरियों और रियासत के दरमियान एक बॉन्ड है, एक इब्रानी मुआहदा है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, आइन को समझना हर एक की बस की बात नहीं है। अगर आप वाकई आइनी कोड बनाना चाहते थे तो इसका कोई क्राइटेरिया होता है। वागा साहब अप्रिशिएट करेंगे आप भी कि देखें ना, IG लगाना उसका भी क्राइटेरिया है, सूबे का चीफ सेक्रेटरी लगाना उसका भी एक क्राइटेरिया। आपने तो बिल्कुल एक शख्स को उठाकर अकोमोडेट कर दिया और आपने तो आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। देखिए, आइन को समझना बड़ा मुश्किल होता है। जब तो आप कहते हैं कि जनाब ये जो अमीरुद्दीन साहब हैं ये बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बड़ा पहले लॉयर भी जब से थे, बड़े पाए के लॉयर थे, ये अटॉर्नी जनरल रहे, बड़ा इन्होंने आइन पर एक कोना मशक है। देखो ना, अगर तो आप वाकई मेरिट पे लगाना चाहते हैं अगर समझते तो इस वक्त जो मुनीब साहब से ज़्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है। ठीक है, 2 जजेस ने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन मंसूर अली शाह साहब भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, आयशा मलिक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, शायद वही साहब बड़े अच्छे जज हैं। देखिए ना, ये अगर आप बनाते हैं तो फिर कहते हैं कि जी चारों सूबों के आपने चूज़ करके एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता पेश किया, फिर ही हम मानने को तैयार होते। लेकिन आपने तो हर उस शख्स को अकोमोडेट कर दिया जिसने कुछ ना कुछ हिस्सा डाला था। फिर बिलाखिर आपने तमाम कुछ इख्तियारात लेने के बावजूद, 8 फरवरी को लेजिटिमाइज करने के बावजूद, चीफ इलेक्शन कमीशनर अपने लगाने के बावजूद, उनसे भी हिस्सा लेने के बावजूद, अब आप ना तो अपोजिशन लीडर पर लगाने जा रहे हैं, ना तो आपने डिबेट किया। मसलन जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसकी एक शिक है, 170 रूल्स है कि कोई भी शख्स सिविल सोसाइटी का या साफ़ी वो भी अमेंडमेंट का हिस्सा बन सकता है, उसको भी राय देने का इख्तियार है। लेकिन आपने तो रात को पेश किया, और हाँ फिर देखिए कि बिलावल भुट्टो साहब, राइट सर, मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे। आप बता कौन रहा है? बिलावल भुट्टो साहब ट्वीट करके बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। बिल्कुल ऐसे थोड़ा होता है सर, ये तो बड़ा कोना मशक। सर ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। तो वागा साहब, मैं शॉर्टली समझना चाहूंगा आपसे वही वाली चीज़ कि वज़ीर आज़म अगर घर जा सकता है तो आईनी अदालत के जरिए क्यों नहीं जा सकता। और खाकवानी साहब उसके बाद आपकी तरफ आएंगे, मैं आऊँगा आपकी तरफ। वापस आते हैं तो खाकवानी साहब, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से तिजारत ख़त्म कर दी है, बहुत से सवाल आते हैं, इस मौजू को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।